अस्सलाम वालेकुम। तो आज जिस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे वो है लो बैक पेन और सायाटिका पेन। इसकी पॉसिबल कॉजेज़ क्या हो सकती हैं और इसकी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या क्या इस जदीद दौर में मौजूद है, क्योंकि आज मेडिसिन साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और बहुत ही डाइवर्स ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ मौजूद हैं लो बैक पेन, सायाटिका पेन और एनी काइंड ऑफ जॉइंट और मसल पेन के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर एहसन आलम है एंड आई एम यूएस बोर्ड सर्टिफाइड फिजिशियन इन स्पाइन और स्पोर्ट्स मेडिसिन। तो आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है लो बैक पेन और सायाटिका पेन और इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ आज के दौर में मौजूद है। जैसे कि आपको पता है, लो बैक पेन और सायाटिका पेन एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है और हर एक बंदे को लो बैक पेन एक दफ़ा ज़िंदगी में तो ज़रूर ही होना है। तो अनफॉर्चुनेटली 20% पीपल में ये क्रॉनिक पेन बन जाती है और ये पेशेंट जो होते हैं कि सफ़र करते हैं बैक पेन के साथ बहुत देर तक और ट्रीटमेंट ना होने की वजह से इनकी पेन जो है इनकी लाइफ पे बहुत इफेक्ट करती है। तो इसकी हम आज वजूहात भी डिस्कस करेंगे और जो ट्रीटमेंट मौजूद है वो भी डिस्कस करेंगे। तो जब पेशेंट मेरे पास पहले प्रेजेंट करता है लो बैक पेन या गर्दन के दर्द के साथ या मिड बैक पेन के साथ, तो ऑब्वियसली उसकी हिस्ट्री टेकिंग एग्जामिनेशन जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल की जाती है। तो गुड हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना उसमें बहुत से क्लूज़ आपको मिल जाते हैं कि दर्द की आखिर वजह है क्या। जैसे कि पेशेंट अक्सर कहते हैं जी मेरी दर्द जो है वो सुबह उठ के ज़्यादा होती है, वो टिपिकल होती है आर्थराइटिस पेन के साथ। और बाज़ लोग कहते हैं जी सुबह मेरी दर्द इतनी होती, जब शाम को दर्द ज़्यादा होना शुरू होती है तो वो मेरी टांगों में चली जाती है, और वो जो कि टिपिकल एक सायाटिका पेन की कंप्लेन है। तो गुड हिस्ट्री टेकिंग पहला स्टेप है टू ट्रीट और मैनेज द पेशेंट। और उसके बाद एग्जामिनेशन, जब एग्जामिनेशन हम पेशेंट करते हैं तो उसमें उसके रिफ्लेक्सेस, मसल स्ट्रेंथ, सेंसेशन सब चेक करते हैं ताकि कोई ऐसी नर्व तो नहीं पिंच हो गई कि उसने उसके मसल्स को अफेक्ट कर दिया हो इन अ बैड वे। तो इसलिए एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरत है। जब मेरे पास पेशेंट आता है तो मोस्ट लाइकली वो 2-4 फिजिशियंस को पहले दिखा के आया होता है, तो उसके एक्सरेज और एमआरआईज हुए हुए होते हैं। तो और उसका एक प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस भी उसके जहन में होता है, विच इज़ गुड एंड बैड। अच्छा इसलिए होता है कि उसके एक्सरेज वगैरह और एमआरआई मौजूद हुए थे, तो हम पेशेंट के साथ मिलके वो डिस्कस कर लेते हैं, उनको खुद देखते हैं और मैं अपने एमआरआई खुद जो है वो वेरीफाई करता हूँ सारे और ख़ुद उसको डायग्नोस भी करता हूँ। बुरा ये होता है कि जब प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस पेशेंट के जहन में होता है तो वो देर काइंड ऑफ फिक्सेटेड हो जाते हैं कि मेरी पेन जो है इसी से आ रही है। तो मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ कि लो बैक पेन एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है और एक बहुत ही वेरिड कंडीशन है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन कॉज लो बैक पेन इन योर बैक। मसलन कि आपकी पेन मसल से आ सकती है, लिगामेंट से आ सकती है, जॉइंट से आ सकती है, डिस्क से आ सकती है और नर्व से भी आ सकती है। तो इसलिए एक बहुत ही ब्रॉड एक डायग्नोसिस जो है वो इसका बन जाता है। तो इसलिए पिन पॉइंट करना कि लो बैक पेन किस चीज़ से आ रही है, ये एक अच्छा फिजिशियन कर सकता है। और दूसरी पेन जो हम कॉमनली डिस्कस करते हैं वो सायाटिका पेन है। वो थोड़ी सी आसान होती है डायग्नोज और ट्रीट करना, क्योंकि पेशेंट टिपिकली कहता है कि उसकी पेन जो है वो बैक से शुरू होती है, या बैक में होती भी नहीं है बाज़ बार, वो टांगों में चली जाती है और बाज़ बार नमनेस होती है, टिंगलिंग होती है और वीकनेस भी हो सकती है। लेकिन इसमें भी एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अक्सर नर्व पेन जो होती है टांगों में जाती है, लेकिन आर्थराइटिस पेन भी जो है वो भी आपकी बैक से ट्रैवल करके टांगों में जा सकती है। तो इसलिए उसकी भी डिफ्रेंशिएशन ज़रूरी हो जाती है कि ये पेन जो है आया आर्थराइटिस से आपकी टांगों में जा रही है या बैक से आ रही है। सेम प्रिंसिपल जो बैक का है वो नेक पे भी अप्लाई होता है कि जो नेक पेन है वो भी आर्थराइटिस से आ सकती है, मसल, लिगामेंट, जॉइंट, डिस्क से। और बस वो पेन जो है रेडिकुलर बन के उसकी आर्म में चली जाती है। तो पेशेंट कहता है जी मेरी उंगलियां सुन्न हो गई हैं या नम हो गई हैं या वीकनेस हो गई है मेरी ग्रिप में, तो वो एक पेन जो है वो नेक से भी आ सकती है। और अक्सर लोगों को ये भी नहीं पता कि जो यंगर पेशेंट में चेस्ट पेन होती है वो अक्सर गर्दन से चेस्ट में जाती है, विच इज़ वेरी कॉमन कंडीशन। वो समझते हैं शायद हार्ट रिलेटेड है, लेकिन चेस्ट पेन इन यंग पीपल कैन ऑलवेज हैपन फ्रॉम नेक पैथोलॉजी। तो इसलिए उसको भी डिफरेंशिएशन जो करना वो ज़रूरी हो जाता है। तो अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन की तरफ। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत मौजूद हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट्स को जो है मेडिकेशन से ट्रीट कर सकते हैं, उनको एक्सरसाइज रेजिमेंट बता सकते हैं, भाई आप ये एक्सरसाइज करें, अपने मसल्स स्ट्रॉन्ग करें तो आपकी पेन जो है वो लॉन्ग टर्म बेहतर रहेगी। मेडिकेशन वाइज बहुत सारी ऑप्शंस हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस हैं, नर्व पेन मेडिकेशंस हैं, मसल रिलैक्सेंट्स हैं मेडिकेशंस। और इसका प्रॉब्लम ये होता है कि इनके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं और पेशेंट हमेशा तक मेडिकेशंस नहीं खा सकता। एक पॉइंट आता है कि वो तंग पड़ जाता है साइड इफेक्ट से, वो कहते हैं जी मैं मेडिकेशन नहीं खा सकता। तो फिर नेक्स्ट स्टेप हम कहते हैं आप इंजेक्शन ट्राई करें।
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक इंजेक्शंस के बारे में एक बहुत ही बुरा टैबू या रॉन्ग मेंटालिटी बन गई है कि जो इंजेक्शंस हैं सिर्फ स्टेरॉइड्स के होते हैं और उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसलिए पेशेंट बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं इंजेक्शन लगवाने से। लेकिन मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आजकल के ज़माने में इंजेक्शंस बहुत ही सेफ़ हैं और स्टेरॉइड्स का ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता कि एक आपको इंजेक्शन लगाएंगे और आपको मोटापा हो जाएगा या मसल वीकनेस हो जाएगी या टेंडन टेयर होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए हम लिमिट करते हैं इंजेक्शंस को, लेकिन शुरू में स्टेरॉइड्स लगाते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन आपकी कम हो और बॉडी को हील होने का चांस मिले। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाने का, और इसके लिए बिल्कुल नहीं डरना चाहिए कि आपको एक इंजेक्शन से इतने सारे साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। आप 3 से 4 स्टेरॉइड इंजेक्शन इन अ ईयर आराम से लगवा सकते हैं बगैर साइड इफेक्ट्स के। और अब तो और बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं बिसाइड स्टेरॉइड्स जो कि पेन में आपकी हेल्प कर सकते हैं, स्पेशली जॉइंट पेन, टेंडनाइटिस में बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो जब हम बैक के इंजेक्शंस की बात करते हैं तो बैक के स्ट्रक्चर्स इतने डीप होते हैं कि इंजेक्शंस हमेशा एक्सरे गाइडेड ही लगाए जा सकते हैं, मीनिंग कि जब पेशेंट को लिटा के आप एक्सरे के अंदर देख रहे होते हैं कि नीडल आपने कहाँ इंट्रोड्यूस करनी है। उसके बहुत से फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि पेशेंट को दर्द कम होती है और हमेशा इंजेक्शन सुन करके ही लगाया जाता है, बगैर सुन करके इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता। और दूसरा ये होता है कि आप इंजेक्शन राइट स्पॉट पर लगाते हैं, कि आप एक्सरे में देख रहे होते हैं कि कहाँ नीडल जा रही है, तो एग्जैक्टली आप उसी स्पॉट पर पहुँचते हैं जहाँ पेशेंट की प्रॉब्लम होती है। और फिर तीसरा ये होता है कि आप सारी मेडिकेशंस वहीं पर डिलीवर करते हैं जहाँ पेशेंट को ज़रूरत होती है। जैसे आपने ओरली मेडिकेशन खा ली है या आपने कोई गोली खा ली है, वो तो आपके सिस्टम में हर जगह चली गई है, लेकिन इंजेक्शन जब आप पिन पॉइंट करके उसी स्पॉट पर लगा रहे हैं जहाँ के आपको तकलीफ है, तो उससे पेशेंट को फ़ायदा ज़्यादा होता है, इसकी एफिकेसी बढ़ती है और ड्यूरेशन बढ़ती है, मीनिंग कि उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा देर तक आपके सिस्टम में रहता है और ज़्यादा आपको हेल्प करता है। और एक सवाल ये पेशेंट मुझसे ज़रूर पूछते हैं कि भाई अब एक इंजेक्शन से ठीक होऊंगा, 2 से या 3 से, तो मैं पेशेंट्स को ऑनेस्टली आंसर ये कहता हूँ कि मुझे नहीं पता। बाज़ पेशेंट एक इंजेक्शन से ठीक हो जाते हैं, बाज़ 2 से, बाद को तीसरा भी लगवाना पड़ता है, लेकिन मोस्ट पीपल गेट बेटर विद 1 और मे बी 2 इंजेक्शंस। और फिर ये भी कहते हैं लोग कि जी हमें पूरी ज़िंदगी इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। इंजेक्शंस का ये है कि हम एक चांस दे रहे हैं आपके बॉडी को हील होने का। रिमेंबर, इंजेक्शंस का मकसद ये है कि इन्फ्लेमेशन को कम किया जाए आपकी बॉडी में और उसको हील होने का चांस मिले, स्पेशली नर्व को। और नर्व्स कैन हील बैक एंड नर्व्स कैन ग्रो बैक। आप ये 2 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो इसलिए इंजेक्शंस जो है एक बहुत ही वायबल ऑप्शन है, नॉट ओनली फॉर बैक पेन बट मोस्टली फॉर सायाटिका पेन। अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि बाज़ पेशेंट्स ठीक नहीं भी होते हैं, वो भी एक 10 to 20% पीपल होते हैं, लेकिन वो इट्स फॉर एवरीथिंग। जैसे सर्जरी, तो मैं स्पाइन सर्जरी का पेशेंट कहता हूँ कि लोग, मेरे जहन में ये है कि हम आपको ट्रीट करें बगैर सर्जरी के और हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बाज़ लोगों को सर्जरी करवानी ही पड़ती है, लेकिन वो बेसिकली सायाटिका के लिए होती है। लो बैक पेन की सर्जरी बहुत ही अनरिलायबल है और रिस्की सर्जरी है और सक्सेस रेट इज़ लेस देन 50%, इसलिए मैं अपने पेशेंट को तो रिकमेंड नहीं करता हूँ। साइटिका पेन, लंबर स्टेनोसिस जो कंडीशंस हैं जो कि आपकी ठीक नहीं हो रही हैं किसी भी इंटरवेंशन से, देन यू शुड सी अ सर्जन। या आपको बहुत ही वीकनेस हो गई है या स्पाइनल कॉर्ड इम्पिंजमेंट हो गई है, तो ये 2-4 कंडीशन है जिसमें सर्जरी एक वायबल ऑप्शन है। अदरवाइज 80 to 90% जो पेशेंट्स हैं वो दे गेट बेटर विद मेडिकेशंस, थेरेपी एंड देन इंजेक्शंस। तो इंजेक्शंस के बारे में ज़रूर सोचिए, इट्स अ वेरी वेरी वायबल ऑप्शन फॉर एनी काइंड ऑफ स्पाइन पेन, सायाटिका पेन। इस तरह जॉइंट पेन में भी हम लगाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं बिसाइड स्टेरॉइड, स्पेशली नी में आजकल हम विस्को सप्लीमेंट्स इंजेक्शन लगाते हैं जो कि एक जेल होती है, इंजेक्ट करते हैं नी में ताकि बोन्स एक दूसरे के साथ रब ना करें, और आर्थराइटिस पेन को वो बहुत हेल्प करते हैं, स्पेशली माइल्ड टू मॉडरेट आर्थराइटिस। इस तरह टेंडनाइटिस में आपने सुना होगा PRP ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि एक प्लाज्मा आप इंजेक्ट करते हैं टेंडन में ताकि मसल की हीलिंग हो और टेंडनोपैथी जो मसल टेयर है वो सही हो। टेनिस एल्बो में बहुत एफिकेसियस है, और बाज़वा आपकी फुट पेन या एंकल पेन में जो प्लांटर फेशियाटिस हो जाता है उसमें भी ऑन ट्रायल बेसिस आप PRP ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक और सवाल जो लोग पूछते हैं, स्टेम सेल ट्रीटमेंट। स्टेम सेल ट्रीटमेंट है क्या? मतलब अभी स्टेम सेल ट्रीटमेंट बैक पेन के लिए एज सच अप्रूव नहीं हुई है USA में, और बहुत ही अर्ली स्टेजेस में है। और ये लोग सवाल, इवन फॉर जॉइंट पेन इट्स नॉट अप्रूव्ड, और पेशेंट्स को बाहर जाके US से करवानी पड़ती है ट्रीटमेंट। और अभी तक कम से कम मैंने कोई ऐसा पेशेंट नहीं देखा जो कि स्टेम सेल से बहुत उसको फ़ायदा हुआ और बहुत देर तक फ़ायदा हुआ। देखिए, फ़ायदा सिर्फ ये नहीं कि आपको वक्ती पेन ठीक हो जाए, फ़ायदा तो ये होता है कि आप 3-4 साल, 5-10 साल तक ठीक रहें। तो स्टेम सेल्स अभी इतनी अर्ली स्टेज में कि आप ये कह नहीं सकते कि आप इतनी देर तक ठीक रहेंगे, तो इट्स ज्यूरी स्टिल आउट ऑन दैट। तो मैं यही कहूँगा कि आप हमसे ज़रूर कंसल्टेशन करें और maram.pk फॉर एनी काइंड ऑफ स्पाइन, जॉइंट, मसल रिलेटेड इशू, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पेन जो है वो कम कर सके ताकि आप अपनी लाइफ जो है वो भरपूर तरीके से जी सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।